हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक वैष्णव आयरन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में विद्युत धारा को खत्म कर लिया था और आज हम विद्युत धारा से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो आज हम हल करने वाले हैं। उससे पहले मैं वापस से आपसे बात करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी हमसे यूट्यूब से जुड़ा है और आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं 9th 10th और 11th 12th, तो कोटा में आयरन क्लासेज की 3 ब्रांचेज है, श्रीनाथपुरम, आरकेपुरम और महावीर नगर। तो अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है, वो भी अपने भविष्य को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, तो आप आयरन क्लासेज आए और डेमो लें और फिर पढ़ के देखना आपको कितनी अच्छी नॉलेज यहां से मिलती है। ऑफलाइन में आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन टीचर मिलेंगे, जैसे कि बायोलॉजी के लिए विनोद सर, मैथ्स के लिए अक्षय सर, फिजिक्स के लिए सुनील साहू सर, एग्रीकल्चर के लिए दीपक मंत्री सर, जो कि हमारे डायरेक्टर भी हैं। तो आप ऑफलाइन के लिए कोटा आए और यहां पर पढ़ के देखना। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम सारे चैप्टर को रिवीजन कर लेंगे अच्छे से और सारे क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं, हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से बह जाती है। कुचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, जैसे कि लकड़ी हो गई, जैसे कि पत्थर हो गया। ये कुचालक पदार्थ होते हैं, इनमें विद्युत धारा नहीं बहती। और जिनमें धारा बहती है वो कौन हो गए? जैसे कि पारा हो गया, जैसे कि हमारे पास जैसे कि हम बात करें तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब हमारे चालक होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं कि जो परम शून्य ताप, कहने का अर्थ है 0 केल्विन ताप पर, तो वो किसकी भांति व्यवहार करे? कुचालक की भांति। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? अर्धचालक बन जाते हैं। ये हमारे 3 तरीके के पदार्थ हैं। और हमारी आवर्त सारणी में जो अर्धचालक हैं वो कौन कौन से, मैं आपको बताता हूं। आपको एक ट्रिक याद करनी है, बोन सीन ऐसी तेरी आत्मा। आपको ट्रिक क्या याद करनी है? आपको ट्रिक याद करनी है बोन सीन ऐसी तेरी आत्मा। आपको ट्रिक क्या याद करी? आपने ट्रिक याद करी बोन सीन ऐसी तेरी आत्मा। बोन का अर्थ हो गया बी, मतलब बोरोन। सीन का अर्थ हो गया सिलिकॉन, SI। एसी का अर्थ हो गया आर्सेनिक, मतलब AS। तेरी का अर्थ हो गया TE और आत्मा का अर्थ हो गया AT। तो ये सब जो पदार्थ हैं, ये सब पदार्थ या ये सब तत्व अर्धचालक होते हैं। इसमें एक और अर्धचालक जुड़ जाएगा जिसे हम बोलते हैं जर्मेनियम, मतलब ये सब, और एक गैलियम, ये सब होते हैं अर्धचालक। ये सब क्या होते हैं? अर्धचालक। इन सब पदार्थ को हम बोलते हैं अर्धचालक। तो हमसे यही पूछा है निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो हमने देखा कि भैया सिलिकॉन तो अर्धचालक है, हमने देखा कि भैया जर्मेनियम भी अर्धचालक है, तो अर्धचालक कौन सा नहीं है? पारा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है पारा। दूसरा क्वेश्चन, वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। तो आपसे ये बोल रहा है कि विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर बटे धारा क्या होती है? जानते हो आप ओम के नियम से, V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो अगर वहां से आप R का मान, मतलब प्रतिरोध का मान निकालोगे, प्रतिरोध का मान निकालोगे तो क्या होगा? विभवांतर बटे धारा, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। तो वोल्ट बटे एम्पियर किसके बराबर होता है? ओम के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो हम जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का अभी जस्ट हमने मात्रक देखा, क्या होता है? ओम। चलो आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो हमने देखा कि वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, कितने प्रतिरोध है? 3। कौन कौन से, कितने कितने ओम के? 1 ओम का है, 2 ओम के हैं
और 3 ओम का। ये कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है और इन्हें हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। बच्चों अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख कर आए, पार्ट 4 देख कर आए विद्युत धारा का। उसमें हमने समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रखा है। उसमें हमने देखा कि हम इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम, तो जब श्रेणी क्रम प्रतिरोध में हम आर तुल्य का मान निकालते हैं, मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, कौन सा प्रतिरोध निकालते हैं? तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम ये, तो हम कब जोड़ेंगे? जब हम श्रेणी क्रम में जोड़े। हम किस में जोड़े? श्रेणी क्रम में जोड़े। लेकिन अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R तुल्य जो 1/R होता है वो किसके बराबर होता है? 1/R होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मुझे बताओ यहां कौन से क्रम में जोड़ रहा है? श्रेणी क्रम में। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? ये। तो मुझे बताओ R तुल्य का मान निकालेंगे तो मुझे बताओ R1 का मान कितना है? 1 प्लस R2 का मान कितना है? 2 प्लस R3 का मान कितना है? 3। तो मुझे बताओ 3 2 5 5 और 1 6, मतलब हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया बच्चों, वो कितने निकल के आया? 6 ओम। डन। आगे विभवांतर का एसआई मात्रक, तो हमने इससे जस्ट पहले देखा था कि धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट और प्रतिरोध का ओम। तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव क्या था? विभवांतर और विभव, विभव के अंतर को ही हम विभवांतर बोलते हैं। जैसे कि आप मुझे देखो कि अगर आप 10 मीटर में से 5 मीटर घटाओगे तो कितना आएगा? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर भी क्या है? मीटर है। मीटर मतलब दूरी का मात्रक है। पहली वाली भी दूरी, दूसरी वाली भी दूरी, और दूरी में से दूरी घटाए तब भी क्या निकल के आए? दूरी। तो विभवांतर, विभव में से विभव घटाओगे तब विभवांतर आएगा। तो जो विभवांतर का मात्रक होगा वही विभव का मात्रक होगा, यानी वोल्ट। कहां है? ठीक है। आगे टंगस्टन का निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? हमने कहा था आपसे कल गलनांक और क्वथनांक की बात करी थी। तो मैंने कहा था गलनांक क्या होता है? तो जिस ताप पर वस्तु पिघल जाए उसे हम बोलते हैं गलनांक। और हमने टंगस्टन की बात करी थी, जो कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है और उसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो हमने कल बात करी कि विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति होती है विद्युत ऊर्जा की दर, मतलब विद्युत ऊर्जा जिस दर से खर्च होगी वो क्या होती है? विद्युत शक्ति। मतलब P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है E/T। कल हमने इसके बारे में देखा था। मुझे बताओ विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा जूल, इसका होगा शक्ति का मतलब समय का होगा सेकंड, तो जूल बटे सेकंड, ये हो गया शक्ति का मात्रक। और इसे हमने एक और नाम दिया था और वो नाम क्या है? वाट। क्या नाम है उसका? वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट। धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और शक्ति का मात्रक वाट। क्या होगा? वाट। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक समझ गए आप? क्या होगा? ओम। दोबारा आ गया क्वेश्चन 12 वोल्ट। अब देखना क्वेश्चन देखना, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कुलाम, ये कुलाम भी इसे कहते हैं हम, कुलाम, 2 कुलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। मतलब अपने को कार्य निकालना है, मतलब अपने को W का मान निकालना है। इस सूत्र में आपको किसका मान निकालना है? आपको W का मान निकालना है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, कौन सा कलर, येलो ले लेता हूं। इधर देखो, मुझे बताओ हमें W चाहिए, हमें क्या क्या दे रखा है? हमें 12 वोल्ट विभवांतर, मतलब V का मान दे रखा है अपने को 12 वोल्ट। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 12 वोल्ट विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच 2 कुलाम आवेश दे रखा है। आवेश को हम लिखते हैं Q से। कितना दे रखा है? 2 कुलाम आवेश। और आपको पूछ रहा है कार्य। तो आप सब जानते हो क्या होता है? आप सब जानते हो कि V बराबर होता है W/Q। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर होता है। तो मुझे बताओ विभवांतर का मान कितना है? 12। सही बात है कि नहीं? बोलो। कार्य का मान आपने को निकालना है। Q का मान आपको कितना दे रखा है? 2। तो मुझे बताओ W का मान निकालोगे तो मुझे बताओ ये 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा। तो 12 2 कितना हो गया? 24। तो कितना कार्य हुआ? 24 जूल। कौन सा ऑप्शन है? 24 जूल। 24 जूल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होंगे। याद रखो, सुनो, इलेक्ट्रॉन रुके हुए है तो आवेश, इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो धारा। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कौन गतिशील होंगे? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। हम 4 दिनों से इसी की तो बात कर रहे हैं बच्चों। आगे विद्युत बल्ब का तंतु, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हमने गलनांक के बारे में देखा कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि किस में प्रयुक्त होता है? विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होता है। तो मुझे बताओ विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बच्चों।
ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध निकालो। क्या क्या पूछ रहा है, देखो मार्कर चेंज करते, एक मिनट रुकना, कौन सा ले इधर देखना, हमें क्या दे रखा है 220 वोल्ट, तो ये वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, तो हमें विभवांतर दे रखा है बच्चों कितना 220 वोल्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, मतलब धारा का मान दे रखा है, आई का मान दे रखा है कितना 2 एम्पियर, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमें प्रतिरोध आर का मान पूछ रहा है। अरे बच्चों सीधा है यार, ओम का नियम लगा देंगे। तो मुझे था ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर, क्या होता है आई आर, तो मुझे था V का मान कितना है 220, आई का मान कितना है 2, आर का मान मुझे निकालना है, ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किसका होगा भाग का, मतलब 220/2, और कितना आंसर आया 110, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, तो कितना ओम आया 110 ओम, कहां है 110 ओम, 110 ओम, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो सुनना बच्चों, इसके बाद वाला एक टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसमें हम बात करेंगे कि जो विद्युत जनित्र होता है बच्चों, क्या होता है विद्युत जनित्र। जनरेटर देखा आपने, वो शादियों में जब भी हम जाते हैं तो जब लाइट चली जाती है तो हम एक जनरेटर को चलाते हैं जिससे कि वापस धारा आ जाती है, तो जनित्र इसे बोलते हैं विद्युत जनित्र। ये विद्युत जनित्र हमें प्रत्यावर्ती धारा देता है। हमारे पास 2 प्रकार की धारा हो, एक धारा को हम बोलते हैं एसी धारा, एक धारा को हम बोलते हैं डीसी धारा। एसी धारा क्या होती है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट। डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। पहली वाली होगी प्रत्यावर्ती धारा, एसी को हम क्या बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। डीसी को हम बोलेंगे दिष्ट धारा, क्या बोलेंगे बच्चों दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी धारा जिसका मान और जिसकी दिशा निश्चित समय में चेंज हो उसे हम बोलते हैं एसी। डीसी धारा जिसकी मान और जिसका दिशा कभी चेंज ना हो उसे बोलते हैं डीसी। तो डीसी धारा, तो डीसी धारा जो है वो हमें बैटरी से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, बैटरी से। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डीसी। और एसी हमें विद्युत जनित्र से प्राप्त होती है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि हमारे घरों में एसी धारा आती है या डीसी धारा आती है, तो साफ साफ बोल देना हमारे घरों में एसी धारा आती है। अब आगे बात करते हैं, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इधर देखना, सुनो बच्चों, विद्युत धारा को मापने के लिए हमारे पास 2 यंत्र है, एक होता है अमीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। एक तो होता है अमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर, जो कि दोनों क्या करते हैं विद्युत धारा को मापते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के 2 यंत्र। तो मुझे एक बात बताओ, अमीटर जो है वो भी विद्युत धारा को मापेगा, और जो वोल्ट मीटर होता है वो विद्युत विभवांतर को मापता है बच्चों। तो विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, अमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है हमसे, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है बच्चों, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, अभी जस्ट हमने बात करी कि वोल्ट मीटर को हम कौन से क्रम में जोड़ेंगे, हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर मापने, अभी देखा ना हमने वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है, मतलब वोल्ट मीटर। आगे, किलोवाट घंटा, किलोवाट हावर। देखो ना बच्चों, कल हमने पढ़ा था शक्ति, हमने क्या पढ़ी थी, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति P बराबर हमने पढ़ी थी विद्युत ऊर्जा व्यय की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। अब हमने कहा था कि यह जो ऊर्जा है ये कौन सी ऊर्जा थी, ऊष्मीय ऊर्जा थी। हाँ या ना बोलो बच्चों यार, हाँ या ना। तो मुझे तब यहां से अगर मैं P बराबर H/T लिख दूं तो किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। और मुझे तब H का मान निकालूं आपसे, तो H क्या होगा, P गुणा T। और ये P गुणा T तो क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा, या E क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। E तो होती है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा किसके बराबर है, P गुणा T के। तो P का मात्रक क्या होता है, बड़ा वाला किलोवाट, T का मात्रक क्या होता है, बड़ा वाला हावर। तो किलोवाट हावर किसका मात्रक हो गया, ऊर्जा का मात्रक हुआ। तो ऊर्जा कहां है बेटा, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। शक्ति का मात्रक तो क्या होता है बच्चों, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, कल हमने
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का बात करी थी। तो उस ऊष्मीय प्रभाव के तहत हमने देखा था कि इस ऊष्मीय प्रभाव को देखते हुए हम कौन कौन सी युक्तियां बनाते हैं। तो हमने देखा था विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, हम इसके बात करते हैं विद्युत फ्यूज तार। हम किसको देखते हुए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को देखते हुए इसको बनाते हैं। तो विद्युत हीटर जो आपका बना होता है ना बच्चों, देखो टंगस्टन का तो क्या बना होता है, तो टंगस्टन का तो तंतु बना होता है बल्ब का। तांबा आप सब जानते हो कि आपके घरों में जितने भी वायर लगे हुए हैं, आपके घरों में जितने भी तार हैं, उन सब में कौन सा तार है, तांबे का। तो विद्युत हीटर बना होता है बच्चों नाइक्रोम के वायर का। कौन से वायर का, नाइक्रोम के वायर का। आगे विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। अब देखना बच्चों, ये जो विद्युत चुंबक वाला कंसेप्ट है, ये हमारा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर का। कौन से चैप्टर का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर का। तो लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि विद्युत चुंबक जो होती है वो नर्म लोहे की बनाई जाती है बच्चों। काय की बनाई जाती है, नर्म लोहे की। ठीक है, आगे 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति। हम बात करते हैं, जैसे कि सुनना, हमने बात करी कि शक्ति, तो शक्ति का हमने एक मात्रक देखा, शक्ति का हमने मात्रक क्या देखा, वाट। उसके बाद शक्ति का हमने एक और मात्रक देखा जिसे हम बोलते हैं किलोवाट। क्या बोलते हैं, किलोवाट। और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। उसी प्रकार शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं अश्व शक्ति, और इस अश्व शक्ति में होता है 746 वाट। याद रखना बच्चों, एक अश्व शक्ति में हम क्या बोलते हैं, 746 वाट होते हैं। आगे निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो मुझे बताओ कौन सा है, V बराबर आई आर। कहां है ये वाला, यही तो ओम का नियम है, खत्म। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इनमें से विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करेगा बच्चों। आपको कुछ सूत्र है जो कि याद रखने हैं, अब आपको उनके बारे में बताता हूं। मार्कर चेंज कर लूं मैं, उससे पहले कौन सा लूं, व्हाइट लेते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर देखना, सुनना। हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q। हाँ या ना बोलो, सही बात है ना, हम ये जानते हैं। आप जानते हो कि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है W/T। जानते हो कि नहीं जानते हो बच्चों, जानते हो, ये वाली बात जानते हो, सब जानते हो कि P बराबर क्या होता है, W/T। W क्या है, कार्य, T क्या है, समय, तो W/T है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से W का मान निकालूं तो क्या होगा, V गुणा Q। W का मान क्या होगा, V गुणा Q। बच्चों इसमें किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। ये फॉर्मूला कैसे है, P बराबर W/T। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इस W को हम ऊर्जा के बराबर भी लिख सकते हैं, मतलब E/T भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। मैंने कहा था कार्य और ऊर्जा बराबर होती है। इस E/T को मैं H/T भी लिख सकता हूं, क्योंकि ऊर्जा, उसमें ऊर्जा भी तो हो सकती है ना। तो फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है। तो कार्य करने की दर ऊर्जा के खर्च की दर, ये बात एक ही है। अब हम बात करते हैं कि W का मान क्या है, V गुणा Q। तो मुझे देता हूं V अपनी जगह, Q अपनी जगह, T अपनी जगह। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, ये Q/T क्या है, Q/T क्या है। तो आपको पता है कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि हमें P बराबर Q/T की जगह I यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना, बोलो। तो P का हमारे पास एक सूत्र निकल के आ गया, P बराबर VI। P का हमारे पास एक सूत्र क्या निकल के आ गया, P बराबर VI। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेना। अब आगे बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर, तो क्या मैं V की जगह IR यूज कर सकता हूं, हाँ बोल सकते हो। V की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, IR, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो इस V की जगह में IR यूज कर लूं, और यहां से एक I और है, तो मुझे तो P बराबर एक और हमारे पास सूत्र क्या आया, I गुणा I क्या हो गया, I²। तो एक सूत्र आ गया I²R। समझ में आ रहा है बच्चों, एक ये वाला सूत्र निकल के आया हमारे पास। उसके बाद मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि यहां से अगर मैं I का मान निकालूं तो I का मान क्या निकल के आएगा, V/R। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यहां से अगर मैं I का मान निकालूं तो क्या आ गया, V/R आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से I का मान यहां रख दूं इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या होगा, P बराबर V। I का मान क्या है, V/R। तो मुझे बताओ विद्युत शक्ति का एक और फॉर्मूला क्या निकल के आया, V²/R। हाँ या ना बोलो यार बच्चों, यार हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है।
तो ये हो गया P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो मुझे बताओ शक्ति के हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए शक्ति के। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया P बराबर VI हो गया, P बराबर I स्क्वायर R हो गया, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R हो गया। अब ये हमसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो मुझे बताओ कौन सा वाला कर रहा है, I स्क्वायर R। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा सही है बच्चों, I स्क्वायर R। आई बात समझ में। नेक्स्ट, स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश होता है। तो हमारी विद्युत कैसी है, स्थिर लिखा हुआ है बच्चों। तो मुझे बताओ हमारा आवेश कैसा होगा, रुका हुआ होगा, विराम अवस्था में होगा, काम खत्म। धारा में आवेश रहते हैं। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जब रुके हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब विराम अवस्था में है, तो उन्हें हमने आवेश बोल दिया। मतलब हमारा आवेश विराम अवस्था में होगा तो स्थिर विद्युत होगी। जब हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमारा आवेश कैसा रहेगा, गतिशील होगा, तो गति अवस्था में। मतलब धारा में आवेश होता है गतिशील। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। तो मुझे एक बात बताओ कि हमने कहा था कि जब हमने विद्युत ऊर्जा बनाई, क्या बनाई, विद्युत ऊर्जा क्या बनाई, बताई थी आपको, विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया था। किसके बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो विद्युत ऊर्जा का जो हमारे पास सूत्र निकल के आया था वो आया था किलोवाट हावर, ये मात्रक था। अब हमने कल बताया था आपको कि 1 किलोवाट हावर को हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट। सही बात है कि नहीं, बोलो बच्चों। तो यही पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा, यूनिट। क्या होगा, यूनिट। आगे बढ़ते हैं। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बच्चों सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा कि कल मैंने इसके बारे में थोड़ी आपको सही नॉलेज नहीं दे पाया कि जो हमारा फ्यूज तार होगा, जो हमारी विद्युत इस्त्री होगी, जो हमारे विद्युत टोस्टर होंगे, ये मिश्र धातु के बने होते हैं। मिश्र धातु के क्यों, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अच्छी होती है, उनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। कैसी होती है, तो प्रतिरोधकता को उच्च बनाने के लिए हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोधक मतलब मिश्र धातु जब भी होगी तो प्रतिरोधकता को उच्च भी कर देगी, है ना। उसके बाद मिश्र धातु बनेंगे तो गलनांक ज्यादा भी हो सकता है, गलनांक कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब हम फ्यूज वायर बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, फ्यूज वायर बनाते हैं, तो इसमें हमें प्रतिरोधकता को रखना होता है ज्यादा। हमें प्रतिरोधकता को क्या रखना होता है बच्चों, हमें प्रतिरोधकता को रखना होता है ज्यादा, और हमें इसका जो गलनांक रखना होता है वो रखना होता है कम। क्यों, क्योंकि एक नियत मान के गलनांक, मतलब एक नियत मान की विद्युत ऊर्जा के बाद, एक नियत मान की विद्युत ऊर्जा के बाद ये तार पिघल जाना चाहिए, तभी तो हमारे बाकी के उपकरण बच पाएंगे। इसलिए जो विद्युत वायर बना होगा वो किसका बना होगा, तांबे और टिन का। मतलब इसमें तांबा भी यूज होगा और टिन भी यूज होगा, और ये बनेगी मिश्र धातु। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, बच्चों सुनना ध्यान से। जैसे ही बच्चे इस शब्द को देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सबसे पहले वो जाते हैं कि इसमें तो वोल्ट वोल्ट आ रहा है, और वोल्ट तो विभवांतर को मापता है, मतलब ये भी विभवांतर का मात्रक होगा। नहीं बच्चों, ये जो मात्रक होता है ये मात्रक होता है ऊर्जा का। किसका मात्रक होता है बच्चों, ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है, ऊर्जा का। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल इतनी ऊर्जा होती है। तो ये बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा है। तो ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, कौन सा, ए ऑप्शन आंसर। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो मुझे एक बात बताओ, चालक का प्रतिरोध किस पर, लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रकृति पर भी निर्भर करता है, मतलब उपरोक्त सभी। अगर प्रतिरोधकता पूछता बच्चों तो आप बोल देते कि प्रतिरोधकता ना तो लंबाई पर निर्भर करती, ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। हाँ, चालक तार की प्रकृति पर जरूर निर्भर करती। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता। अभी हमने जस्ट क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक होते चालक, एक होते हैं कुचालक, एक होते अर्धचालक। चालक क्या होंगे, चालक वो होंगे जिनमें से धारा बह जाएगी। तो ये धारा बहानी है या नहीं बहानी, तो हमें धारा नहीं बहानी, तो चालक तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब क्या होगा, जिनमें से धारा नहीं बहेगी उन्हें हम कुचालक या विद्युत रोधी कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत रोधी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। बच्चों जब भी आपसे बोला जाए, जैसे कि सुनना, मैंने कहा कि हमने कोई विद्युत परिपथ बनाई है, इसमें बल्ब जोड़ा, बल्ब जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, जब हम और एक हमने एक कुंजी लगा दी, और हम जब कुंजी को चालू करते हैं तो जो धारा है, ये तो धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, तो धारा जो निकलती है वो धन सिरे से निकलती है, यहां से निकलती है, और कहां आती है, ऋण सिरे में, मतलब ऐसे घूम कर आती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा होती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ठीक है बच्चों। आगे, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग। बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में, मतलब जो थर्ड पार्ट है विद्युत धारा का, उसमें आपको धारा नियंत्रक और परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में बताया था। तो इसका आंसर होगा ए, धारा नियंत्रक। जिसने वो क्लास नहीं देखी वो देख के आए, आपको पता चलेगा कि हमने ये आंसर क्यों लगाया।
आगे, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ की हमने पहले पार्ट में बात करी हुई थी कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। मैं एक बात कहूंगा आपसे बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो, जैसे कि हमने सवाल लिखा तो आप सवाल को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप आंसर लगाएं और फिर चेक करें कि आपने जो आंसर दिया वो सही है या गलत। ठीक है बच्चों, और फिर देखना कि आपके 40 में से कितने मार्क्स आते हैं और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं। आगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें होता है? तो मुझे एक बात बताओ, हमने बात करी थी तापीय प्रभाव का मतलब तापीय प्रभाव बोलो या ऊष्मीय प्रभाव बोलो, बात एक ही है, डरने वाली बात नहीं बच्चों। ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, तो विद्युत हीटर में भी होता है, स्त्री में भी होता है, बल्ब में भी होता है। किसमें नहीं होता? तो किसमें नहीं होता? विद्युत पंखे में नहीं होता। ठीक है, आगे, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। हाँ या ना बोलो बच्चों। विद्युत विभवांतर हमने पढ़ा था कि विद्युत विभवांतर आवेश को बहाने का काम करेगा, तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कौन लेके जाएगा? विद्युत विभवांतर। खत्म बात। आगे, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध, मतलब हमारे पास 10 प्रतिरोध है, वो भी कितने कितने ओम के? 10 10 10 ओम के, और इन्हें कौन से क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम में। हमें तुल्य प्रतिरोध, तो हमें समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध चाहिए तो 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 कहां तक होंगे बच्चों? 1/R10 तक होंगे। कहां तक होंगे? 1/R10 तक होंगे। हाँ या ना? सही बात है। अब मुझे 1/R का मान चाहिए, तो मुझे बताओ सब प्रतिरोधों का मान कितना है? 10 ओम, मतलब R1 का मान भी 10, R2 का मान भी 10, R3 का मान भी 10, तो क्या होगा? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, और ये 10 कितनी बार लिखना पड़ेगा अपने को? ये 10 लिखना पड़ेगा 10 बार, क्योंकि R10 तक जाना है। 1/10 ऐसे में कितनी बार लिखना पड़ेगा बच्चों? हमें लिखना पड़ेगा 10 बार। अब मुझे एक बात बताओ, 1/R, सबका एलसीएम कितना हुआ? 10 एलसीएम हुआ। सबका एलसीएम कितना हुआ? 10 हुआ। अब मुझे बताओ ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस, ऐसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे कितनी बार 1 प्लस आएंगे? 10 बार 1 प्लस आएंगे बच्चों। कितनी बार 10 प्लस आएंगे? 10 बार 1 प्लस आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 10 बार 1 1 1 आएगा, उनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10, नीचे भी कितना आएगा? 10, 10 से 10 कट गया, कितना बचा? 1। तो मुझे बताओ 1/R का मान कितना आया? 1, तो R का मान कितना आएगा? 1। तो मुझे बताओ कितना ओम आया बच्चों? 1 ओम। और क्या, कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो बच्चों हमने कहा था कि अर्धचालक क्या होते हैं? जो परम शून्य ताप, मतलब 0 केल्विन ताप पर तो कुचालक हो, लेकिन जैसे उसका ताप बढ़ाएंगे तो वो चालक बन जाएगा। चालक कब बनेगा? जब उसका प्रतिरोध घटेगा या कम होगा। चालक क्या होते हैं? चालक होते हैं जो धारा को बहाने, मतलब चालक होते हैं जिनमें से धारा आसानी से बह जाएगी। धारा आसानी से कब बहेगी? जब प्रतिरोध क्या होगा? कम। तो मुझे एक बात बताओ कि अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालक बनेगा, मतलब चालक कब बनेगा? जब उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध, तो हमने कहा था कि तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये कहता है कि 1 वाट में कितने जूल होते हैं? सुनना बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये हमसे पूछ रहा है कि 1 वाट में कितने जूल होते हैं। इसका आंसर है, हमने क्लास में देखा हुआ है कि 1 वाट में जो जूल होंगे वो होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 36, 1 2 3 4 5, मतलब इतने जूल होंगे। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो वो वीडियो देखना, और उस वीडियो के आधार पर ये एमसीक्यू सोल्व करना आपको आसान लगेंगे। तो आशा करता हूं कि आज की आपको ऑब्जेक्टिव क्लास अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर आपको ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनके जितने भी हैं इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। तो हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, उसके लिए धन्यवाद।